आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 25 अक्टूबर 2018 को प्रथम पाली में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का कि इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किताब के लेखक कौन है? तो के शंकरन नायर ने इनसाइड आईबी एवं रा पुस्तक लिखी है। भारत के भीतर की खुफिया एजेंसी आईबी है तथा देश के बाहर खुफिया एजेंसी रा है। तो किसने लिखा? ये हो जाएगा शंकरन नायर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो संसद में 101वां संविधान संशोधन बिल 2014 में लाया गया था जो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित था, लेकिन यह पारित होकर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद 2016 में बना तथा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं? तो एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उससे छिपाता है, उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित थे। तो एशियाई खेल 2018 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है और एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? तो कल्याणी नदी गोमती नदी की सहायक नदी है और शेष तीनों यमुना की सहायक नदी है तथा यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री मतलब यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। तो ये कल्याणी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर में पाई जाती है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है और जौनपुर में मृदा जो होती है जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है। फिर अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर शहर शामिल है। तो ये महोबा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था वो सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सारनाथ संग्रहालय स्थित है जिसमें अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान बुंदेलखंड को चंदेल शासन के दौरान जीजक भुक्ती या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बील बोधनी 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधनी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1 जनवरी 1874 ईस्वी में हुआ था जो एक हिंदी मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन बनारस उत्तर प्रदेश से होता है। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश के इटावा से सितार वादक नवाब इनायत खान का संबंध है तथा इन्होंने सितार वादन की शिक्षा भी इटावा घराना से ही प्राप्त की थी। तो इटावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जो होता है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 483 बीसी में हुआ था और स्थान था राजगृह। द्वितीय जो बौद्ध संगीति वो 383 बीसी में वैशाली में हुआ था और तीसरी 251 बीसी में हुई थी पाटलिपुत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी।
फिर 1 अप्रैल 1935 को इसका मतलब स्थापना हुआ, जिसका राष्ट्रीयकरण वर्ष का कौन सा था, तो वो 1949 में हुआ था, तथा वर्तमान में इसके गवर्नर कौन थे, वो थे शक्तिकांत दास। फिर अगला क्वेश्चन है कि चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं, तो ये हो जाएगा कथकली। मतलब कथकली केरल राज्य का है, मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का है, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का है, और यक्षगान जो कर्नाटक का नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 में दुनिया भर में प्याज उत्पादक देशों में भारत प्रथम स्थान पर रहा है, और इनके द्वारा ही वर्ष 2023 में बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो ये द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था, तो ये निर्यात का तात्पर्य है कि भारत से सामग्री विश्व के अन्य देशों में भेजना है। भारत का वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्यात पृथ्वी दर 9.8% थी, और वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात वृद्धि दर 6.03% है, तो ये 9.8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो ये भाग जो है सेकंड। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो ये 22 भाग हैं टोटल, जिसमें से 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान में भाग 5 में राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान है, इसी भाग में अनुच्छेद 55 से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 67 जो है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि होता है, और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि होती है, और अनुच्छेद 74 मतलब आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पहले लोकसभा और उपसभापति कौन थे, तो ये थे भारत की सबसे बड़ी कानून निर्माण संस्था संसद है, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं। तो पहले कौन थे, अनंत सैनम अयंगर थे। फिर अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में भारत सरकार का उल्लेख है, इसी भाग में अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है कि सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया देश की राजधानी दमिश्क व मुद्रा क्या है, सीरियन पाउंड है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी, भारत से अलग होकर वर्ष 1937 में बर्मा देश बना था, जिसे वर्तमान में म्यांमार देश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी न्यायपियाड व मुद्रा ज्ञात है। फिर अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विश्व जो है वो 7 महाद्वीपों में बटा है, जिनमें एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है। फिर है अगला क्वेश्चन कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक कौन है, तो ये हो जाएगा कनाडा। क्यूबा में जो है 30.76% वन भूमि है, और कनाडा के बाद में मतलब क्यूबा में 30.76 वन जो भूमि है वो क्षेत्रफल में है, और कनाडा में 38.17 है, हैती में 30.52% है, और जमैका में 30.95 है प्रतिशत में वनों की क्षेत्रता। फिर 26 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो नदियों में से इन नदियों में जो दी हुई हैं 4 नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इनमें से
नदियों में से नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और बाकी जो कावेरी, कृष्णा व गोदावरी नदी है तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हुई? तो बाल विवाह की सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती शामिल थी तथा भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2006 में आया था। फिर भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल विरोधी ब्लैक पैंथर युद्ध बल भारत सरकार द्वारा प्रदान करने जा रही है तथा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को हुई थी। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत व पाकिस्तान देश के मध्य 2 जुलाई 1972 को समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। फिर 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डे किस देश से संबंधित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है, जिसके अक्टूबर 2019 में 12वें प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं और इसका जो ये किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो रक्त का कार्य पोषक तत्व और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है और इसे क्या कहा जाता था? इसे कहते थे थ्रोम्बोसाइट्स। फिर अगला क्वेश्चन है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? तो युग्मनज जो होता है वो एक कोशिकीय होता है और युग्मनज जो होता है वो निर्मित होने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, कितने मिनट में होती है? तो ये 72 से 80 के बीच। एक वयस्क की सामान्य नाड़ी 60 से 100 बीट प्रति मिनट होनी चाहिए, अगर 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे डेचिकार्डिया कहा जाता है और 60 से कम होती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बार एक बार जो है ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके फिर नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार बनाने के बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता है। फिर एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को घोषित किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस होता है और 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस होता है और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डोइजी एंड डैम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर पे क्वेश्चन है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका हो जाएगा आत्मकथा। अपने जीवन पर लिखी कथा वाक्यांश के लिए आत्मकथा एक शब्द होगा। साहित्य में आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा अनाज, अन्न मिस होता है अनाज और अन्य मिस होता है दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो निर जो है ये उपसर्ग है। 117 का नंबर है क्वेश्चन है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द है, तो खेल मूल होगा जाएगा। ठीक है।
क्योंकि खिलौना शब्द में मूल शब्द खेल है, खेल में औना प्रत्यय लगाने के बाद खिलौना शब्द बना है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। इस वाक्य में उन्होंने जो है, उन्होंने के स्थान पर उन्हें या उनको का प्रयोग होना चाहिए था। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय का हो जाएगा विद्याधन आलय, तो ये स्वरों का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो दो या दो से अधिक सामासिक पदों को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। कर्मवाच में प्रधान होता है, तो कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है और कर्मवाच के उदाहरण जैसे मीरा ने दूध पिया, लक्ष्य ने पत्र लिखा। फिर अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अव्यय, अव्यय कहलाते हैं। फिर कह रहा है प्रश्नवाचक, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, तो ये प्रश्नवाचक नाम है। फिर अगला है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। फिर है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो एक ही काम से दो लाभ होना। फिर है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये हास हो जाएगा। फिर है कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं, तो ये होते 6 चरण। कुंडलिया छंद में जो होता है 6 चरण होता है। कुंडलिया एक विषम गणितीय छंद होती है। इस छंद का निर्माण मात्रिक छंद के दोहा छंद और रोला छंद के योग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा छंद और अंतिम 4 चरण उल्लाला छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। फिर वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। फिर शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ये तपस्विनी होता है। फिर है आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, तो आचार्य होता है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो ये एक वचन है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ, तो कर्ता, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने हो जाएगा शिक्षक ने। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। फिर है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो नमक विशेषण नहीं है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से नमक विशेषण नहीं है, नमक विशेष है, बाकी सब क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है, तो क्रिया के घटित होने का समय जो होता है वो काल कहलाता है। देखो काल के 3 मुख्य भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, माथा जो है वो तद्भव, माथा तद्भव है। माथा शब्द का तत्सम शब्द होता है मस्तक, बाकी सारा ग्राम, अश्रु और सूर्य ये सब तत्सम है। अगला क्वेश्चन समानार्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अग्रज का सही विलोम होता है, तो अनुज होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। लघु का दीर्घ होगा, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल होगा। फिर धन का मतलब क्या होता है, तो धन का मतलब होता है अर्थ। धन का पर्यायवाची होता है अर्थ, वित्त, पूंजी, द्रव्य, संपदा, संपत्ति, राशि, मुद्रा इत्यादि होता है। फिर उर्वशी किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी जो होते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। इसकी रचना जो है 1961 ईस्वी में की गई थी। इस रचना के लिए 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आया है गद्यांश, इसको पढ़ो और आंसर दो। कह रहा है मोबाइल फ़ोन के
एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां ये सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ सकता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं ये परेशानियाँ का भी कारण जो है बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियाँ भी उठानी ही पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसके प्रयोग से कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए। तो कह रहा है कार्य के संबंध में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है। तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन व्यवधान उत्पन्न करता है, तो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन कहाँ सुखद है, और वहीं जो मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है, दुखद भी है। फिर मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, तो सावधानी बरतेंगे तो लाभ होगा। फिर गद्यांश की उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो मोबाइल फ़ोन इसका क्या नाम है, शीर्षक हो जाएगा। फिर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, तो ये कौन सी कृति हो जाएगी, इसमें से महादेवी वर्मा का इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि निहारिका जो है वो सुधाकर पांडे की लिखित है। इसके लेखक सुधाकर पांडे हैं। याकेत की मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी जो है, कामायनी आंसू झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। और प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह हरिओद का है। निहार महादेवी वर्मा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं।